नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहान वंश के बारे में। हम लोग अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ चुके हैं। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। मोहम्मद गौरी के साथ में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है वो हार होती है। और जो अरबी ग्रंथ है उनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के निकट मार दिया जाता है, और जबकि चंद्रवरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज राशो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु है वो अफगानिस्तान के अंदर होती है, काबुल के अंदर होती है। ठीक है ना। अब अपन आगे लेते हैं रणथंबोर का इतिहास, और रणथंबोर इतिहास में चौहान वंश को लेते हैं कि चौहान वंश को वहां पे चौहान वंश की स्थापना किसने की और चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक वहां पर कौन हुआ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र जो है वो ध्यान रखना हमीर देव चौहान का चित्र है। ठीक है ना। इनके बारे में कहा जाता है कि शेह गमन सतपुरुष वचन कदली फड़े एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर देव चौहान अपनी हट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए देखते हैं अपन प्रमुख शासक कौन कौन से पढ़ेंगे। गोविंदराज चौहान जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन वल्लन देव, प्रहलाद, वीर नारायण, बाणभट्ट, जयद्रथ सिंह। ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको। वीर नारायण के बारे में इतना ध्यान रखना, इसने इल्तुतमिश के खिलाफ युद्ध किया था, इल्तुतमिश को कर देने से मना कर दिया था। बाणभट्ट फिर जयद्रथ सिंह के समय शांति काल रहा। फिर हमीरदेव चौहान आ जाता है, और हमीरदेव चौहान का हम अलाउद्दीन खिलजी के साथ में और रणथंबोर के शाके के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो लेते हैं थोड़ा सा, हम एक बार थोड़ा सा अपन थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद अपन स्लाइड से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखो रणथंबोर इतिहास। रणथंबोर का इतिहास अपन देख रहे हैं। रणथंबोर का इतिहास के अंदर, तो इसको इंग्लिश में भी थोड़ा लिख देता हूं ताकि इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो। हिस्ट्री ऑफ रणथंबोर, हिस्ट्री ऑफ रणथंबोर। तो ध्यान रखना, रणथंबोर इतिहास के अंदर सबसे इस संस्थापक के बारे में अगर अपन देखेंगे कि संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना गोविंदराज। ठीक है। गोविंदराज के बारे में अपन देखेंगे। ये क्या है? फाउंडर ऑफ रणथंबोर डायनेस्टी। रणथंबोर डायनेस्टी जो रणथंबोर की चौहान डायनेस्टी है उसका ये फाउंडर है। ठीक है ना। इसने, ये है संस्थापक। ठीक है, किसका? चौहान वंश का। होता क्या है देखिए कि जब पृथ्वीराज चौहान जो है वो युद्ध हार जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है या उसको मार दिया जाता है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र है गोविंदराज, इसको अजमेर का शासक बनाया जाता है। ठीक है। इसको जब अजमेर का शासक बनाया जाता है तो पृथ्वीराज का एक भाई होता है, यानी कि गोविंदराज का चाचा। ठीक है ना, जिसका नाम है, ध्यान रखना, हरिराज। हरिराज ये कौन है? पृथ्वीराज का भाई। ये गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है कि मेरा भाई तो इन के साथ में अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, मोहम्मद गोरी के साथ में, इनके साथ में युद्ध कर रहा है, और तू जो है, यानी कि गोविंदराज जो है, तू इनकी गुलामी स्वीकार करके और जोधपुर अजमेर का बन रहा है, शासक बन रहा है। तो इससे ये हरिराज जो है वो नाराज हो जाता है, और नाराज होकर इसके ऊपर आक्रमण कर देता है और इसको अजमेर से भगा देता है। और अजमेर से भगाने के बाद में ये चला जाता है रणथंबोर। कहां चला जाता है? रणथंबोर चला जाता है, और वहां पर चौहान वंश की स्थापना करता है। ठीक है ना। अब पीछे हरिराज क्या करता है कि अपना एक सेनापति होता है हरिराज का, उसको ये भेज देता है दिल्ली की तरफ आक्रमण करने के लिए, जिससे, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुस्सा हो जाता है और हरिराज के खिलाफ अजमेर में एक सेना भेजता है। हरिराज हरिराज अपनी सेना को उससे युद्ध करने के लिए भेजता है। हरिराज की सेना युद्ध करती है अजमेर के अंदर, पर कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना बहुत विशाल होती है। युद्ध के अंदर हरिराज की सेना हार जाती है, जिससे डर कर हरिराज जो है वो, ध्यान रखना, खुद को अग्नि में समर्पित कर देता है। ऐसे कई हमने किस्से पढ़े हैं, कई कहानियां पढ़ी हैं, जिसमें राजा दुश्मन के हवाले न जाकर खुद के लिए मौत लेना अच्छी बात समझते थे। ठीक है ना। तो हरिराज क्या कर लेता है? अग्नि अग्नि में समर्पित हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे की स्लाइडों के अंदर
रणथंभौर के इतिहास के बारे में। तो ये फटाफट छोटा सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। कब करता है ये ध्यान रखना, ये कब स्थापना करता है, 1194 के अंदर, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, 1191 बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध प्रथम होता है। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, टी फर्स्ट और टी सेकंड। तराइन का युद्ध प्रथम और तराइन का युद्ध सेकंड। सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज हार जाता है, फिर गोविंदराज जो है वो रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखता है 1194 के अंदर। और ध्यान रखना ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में नींव रखता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। रणथंभौर का चौहान वंश देखो, पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया। फिर पृथ्वीराज चौहान का भाई हरिराज गोविंदराज से अजमेर का शासन छीन लेता है। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को रणथंभौर राज्य प्रदान किया। अब हम पढ़ेंगे गोविंदराज चौहान के बारे में, ठीक है। तो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन था, गोविंदराज चौहान था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर का शासक बनाया। गोविंदराज चौहान ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। गोविंदराज के बाद रणथंभौर के निम्न शासक बने। कौन कौन बने, ध्यान रखना, क्रम याद रखना, क्रम कई बार पूछा जाता है। गोविंदराज पहला संस्थापक, दूसरा बना है, ध्यान रखना, वल्लन देव, तीसरा बना है प्रहलादन, चौथा बना है वीर नारायण, पांचवा बना है बाघभट्ट, छठा बना है जेतर सिंह और सातवें नंबर पे बना है हमीर देव चौहान। अब इन सबके टाइम के अंदर दिल्ली पर किसका शासन था, उससे भी हमें इनकी कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब वीर नारायण शासक बनता है तब ध्यान रखना दिल्ली पर सुल्तान कौन है, इल्तुतमिश। हम डायरेक्ट यहां पे आते हैं वीर नारायण पे। इन दोनों के नाम याद रखना, इतनी कोई खास हिस्ट्री है नहीं। वीर नारायण की बात करते हैं। वीर नारायण क्या करता है, इल्तुतमिश को टैक्स देने से मना कर देता है कि मैं कर नहीं दूंगा अब, ठीक है। और खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है कि मैं राजा हूं, मैं किसी का गुलाम या सामंत नहीं हूं, मैं टैक्स नहीं दूंगा। तब इल्तुतमिश क्या करता है, रणथंभौर पर आक्रमण करता है। वीर नारायण ने इल्तुतमिश के इस आक्रमण को विफल कर दिया था, यह भी ध्यान रखना। परंतु इस युद्ध के अंदर इल्तुतमिश क्या करता है, वीर नारायण जो है वो को दिल्ली लेके जाता है, बंदी बना लेता है वीर नारायण को। और वीर नारायण जो है वो युद्ध में वीर गति हो जाती है, प्राप्त मृत्यु हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। फिर बनता है, ध्यान रखना, बाघभट्ट। बाघभट्ट के समय दिल्ली की सुल्तान थी कौन, ध्यान रखना, रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 के मध्य जो दिल्ली की सुल्तान रही है वो रही है रजिया सुल्तान, ठीक है। डेट लिखिए मैंने, थोड़ी राइटिंग ध्यान रखना। 1236 से 1240 रजिया सुल्तान शासक रही है, ठीक है ना। रजिया सुल्तान का सेनापति था, ध्यान रखना, मलिक कुतुबुद्दीन व हसन गौरी के नेतृत्व में एक शाही सेना भेजी जाती है रणथंभौर अभियान के लिए। रजिया सुल्तान की शाही सेना बाघभट्ट ने बहादुरी से मुकाबला किया और इस आक्रमण को बाघभट्ट ने विफल कर दिया, वह अपने राज्य की रक्षा की। बाघभट्ट के बाद में शासक बनता है, ध्यान रखना, जेतर सिंह, ठीक है। जेतर सिंह किसका पुत्र है, ध्यान रखना, बाघभट्ट का पुत्र जेतर जेतर सिंह शासक बना। वीर योद्धा व कुशल सेनानायक था। अन्य नाम उसका क्या मिलता है, ध्यान रखना, जेतर सिंह का जय सिम्हा। अन्य नाम मिलता है जेतर सिंह का जय सिम्हा। कई बार जेतर सिंह ने बाहरी आक्रमणकारियों से रणथंभौर की रक्षा की। रणथंभौर पर अनेक आक्रमणों को विफल किया। जेतर सिंह ने परमारों, कच्छप, मुसलमानों के कई आक्रमणों को, इन सबको पराजित किया। जेतर सिंह ने, ध्यान रखना, नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर विजय करने में असफल कर दिया। लेकिन जेतर सिंह नसरुद्दीन मोहम्मद को टैक्स जरूर देने को बाध्य हुआ, क्योंकि कुछ बातें हो गई जिसके कारण टैक्स देना बाध्यता हो गई। और जेतर सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान ही अपने तीसरे पुत्र, थर्ड नंबर पे था, ध्यान रखना, हमीरदेव चौहान, उसको रणथंभौर का शासक बना दिया था। अपने जीवित रहते हुए अपने तीसरे नंबर के पुत्र हमीरदेव को क्या बना देता है, वो शासक बना देता है, क्योंकि हमीर के अंदर वो सारी योग्यताएं होती हैं जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ।
जब हमीरदेव शासक बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, तो हमीरदेव एक नीति अपनाता है जिसको दिग्विजय की नीति कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन, पहले थोड़ा देख लेते हैं। हमीरदेव चौहान सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्टार मार्क करके इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमीरदेव 1282 से 1301 ईस्वी। हमीरदेव जो था वो जेत्र सिंह का तीसरा पुत्र था, ठीक है ना, थर्ड नंबर का पुत्र था। जेत्र सिंह के सभी पुत्रों में हमीरदेव सबसे योग्य था, इसी कारण जेत्र सिंह ने जीवित रहते हुए हमीरदेव को शासक बना दिया। 1282 के अंदर हमीरदेव का राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक इसके पिता स्वयं खुद करते हैं, जेत्र सिंह करते हैं। हमीरदेव चौहान के बारे में देखते हैं। पिता का नाम जेत्र सिंह, माता का नाम लिख लीजिए, यहां दिया हुआ नहीं है, हीरा दे। ठीक है, रानी इसकी रंग देवी, ये जौहर के टाइम इसका ध्यान रखना। पुत्री देवल दे, इसकी पुत्री जल जौहर करती है। सेनापति दो थे, रणमल और रतिपाल, जो दोनों ही इसके साथ में विश्वासघात करते हैं। गुरु का नाम राघव देव, एक यहाँ घोड़े का भी नहीं लिखा हुआ, तो आप घोड़े का नाम लिख लीजिए। घोड़े का नाम था बादल, पूछा गया है एक एग्जाम के अंदर। ठीक है, हमीरदेव चौहान के ऊपर कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं, ध्यान रखना कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है हमीर महाकाव्य, जिसको लिखा है नयन चंद सूरी ने। एक लिखा है हमीर हट, जिसको चंद्रशेखर ने लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फड़े एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, हमीर रासो लिखा है सारंगधर ने 13वीं शताब्दी में, ध्यान रखना। हमीर रासो जोधराज द्वारा भी लिखा गया 18वीं शताब्दी में। हमीर रायण ये भंडाऊ व्यास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हमीर बंधन अमृत कैलाश द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसके अंदर भी हमीर के बारे में लिखा हुआ है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। अब हमीरदेव दिग्विजय की नीति अपनाता है, ठीक है ना, एक दिग्विजय की या साम्राज्यवादी नीति अपनाता है, तो इसकी दिग्विजय की नीति अपनाता है। तो ध्यान रखना, दिग्विजय की नीति में अपने को 4 ऐसे चीजें मिलती है जिनके बारे में हम बता सकते हैं। एक ध्यान रखना, फटाफट इसके आसपास के बारे में अपन देख लेते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले तो ध्यान रखना, अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से शासकों को ये हराता है। तो चित्तौड़ के समर सिंह को हराता है, ठीक है ना, भीमरस के अर्जुन को हराता है, आबू के प्रताप सिंह को हराता है, और थार के परमार भोज को हराता है, भोज परमार को हराता है। ठीक है ना, तो अपन देख लेते हैं। देखो, हमीरदेव ने थार, आबू, काठियावाड़, चंपा, पुष्कर आदि पर अधिकार कर अपने राज्य में मिलाया। इन शासकों को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो सबसे पहले क्या करता है, थार राज्य के शासक भोज परमार को हराकर अपने राज्य में मिला लेता है। फिर हमीरदेव भीमरस के शासक अर्जुन को युद्ध में परास्त करता है। मांडलगढ़ के शासक को हराकर उससे कर वसूल करता है। मेवाड़ के शासक समर सिंह, यहां पर प्रताप सिंह भी नाम आता है, ध्यान रखना, प्रताप सिंह आबू का आता है, सॉरी, प्रताप सिंह शायद, हाँ, प्रताप सिंह आबू का आता है। आबू के प्रताप सिंह को, ये कहां का है, आबू के प्रताप सिंह को भी पराजित करता है, और मेवाड़ के समर सिंह को भी हराकर हमीर युद्ध में शिकस्त देता है। इसके बाद में, मतलब इन विजयों के बाद में, हमीर एक यज्ञ का आयोजन करता है, जिसे कोटि जन यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ का जो राज पुरोहित होता है, उसका ध्यान रखना, उसका नाम होता है विश्वरूप। ठीक है ना, हमीर कोटि जन यज्ञ का आयोजन करता है, उस यज्ञ का जो राज पुरोहित होता है, जिसका नाम होता है विश्वरूप। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पहला आक्रमण, ध्यान रखना, पहला आक्रमण होता है जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है, और उसी के नाक के नीचे एक शासक जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, विस्तार कर रहा है। तो दिल्ली का शासक ये नहीं चाहेगा कि उसकी नाक के नीचे कोई बड़ा साम्राज्य बने, चौहान जो है वो ज्यादा ताकतवर हो। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो रणथंबोर पर आक्रमण करता है 1290 के अंदर, ठीक है, और रणथंबोर की आंख कहे जाने वाले झाइन दुर्ग पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, कौन करता है, जलालुद्दीन खिलजी। झाइन दुर्ग को ध्यान रखना, रणथंबोर की कुंजी भी कहा जाता है। यदि रणथंबोर ताला है तो उसकी चाबी कौन सी है, झाइन दुर्ग। तो 1290 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी जो है वो झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। उस समय झाइन दुर्ग का संरक्षक कौन होता है, ध्यान रखना, गुरुदास सैनी होता है।
ठीक है ना, जो इस युद्ध में क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में जो झाइन झाइन दुर्ग है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। झाइन को रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है। झाइन विजय के बाद में ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी के सैनिकों का जोश बढ़ जाता है और वो रणथंभौर की तरफ प्रस्थान करते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि आगे जो है वो एक भूखा शेर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो 1291-92 के बीच में रणथंभौर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण करता है और लंबे समय तक, लगभग 2 वर्ष तक रणथंभौर को घेर के रखता है, परंतु रणथंभौर दुर्ग को वो जीत नहीं पाता। अंदर से आक्रमण और तेज होते रहते हैं। बार बार जलालुद्दीन खिलजी की सेना को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई सैनिक मारे जाते हैं, रसद खत्म हो जाता है, वहां वो रुक नहीं पाते हैं। तब ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी एक वाक्य कहता है और वाक्य कहकर अपना घेरा उठा लेता है कि मैं ऐसे कई दुर्गों को मुसलमान के सिर के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी की सेना क्या कर लेती है, वहां से प्रस्थान कर लेती है। ये था जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। कब आक्रमण करता है, ध्यान रखना, 1290 में झाइन दुर्ग पर, 91-92 में रणथंभौर पर 2 बार असफल आक्रमण करता है। याद रखना इसको, ये जरूरत पड़ेगी जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, उसके जब हम कारण पढ़ेंगे तो उसमें ये सबसे बड़ा कारण होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे की तरफ। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अब ध्यान रखना, हमीरदेव और अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष होता है 1296 के अंदर। 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। ठीक है, और खुद को खिलजी साम्राज्य का सुल्तान बना लेता है। सुल्तान बन जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और ध्यान रखना, गुजरात की तरफ एक सैनिक अभियान भेजता है और सैनिक अभियान के अंदर 3 सेनापति होते हैं, उसका ध्यान, 4 सेनापति होते हैं। एक होता है उलुग खां, एक होता है नुसरत खां, एक होता है मीर मोहम्मद और एक मीर मोहम्मद शाह और के हेब्रू। ये अफगान होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो 4 सेनापति जाते हैं, सेनापति उलुग खां, नुसरत खां, मीर मोहम्मद शाह और के हेब्रू। ये लोग क्या करते हैं, गुजरात अभियान से बहुत सारी धनराशि इकट्ठा करते हैं, प्राप्त करते हैं, लूटते हैं, और लौटते समय रणथंभौर आकर इनकी सेना रुकती है और इनके चारों सेनापतियों के मध्य धन को आपस में बांटने को लेकर विवाद हो जाता है। और ध्यान रखना, मीर मोहम्मद शाह और के हेब्रू लूट का सारा सामान लेकर कहा हमीर के यहां पहुंच जाते हैं और हमीर दोनों मंगोल सेनापतियों को क्या दे देता है, शरण दे देता है। ठीक है ना, शरण दे देता है, और उसके साथ साथ शरण देता है, जो देता है, ध्यान रखना, मीर मोहम्मद शाह को जगना की जागीर भी प्रदान कर देता है। तू टेंशन फ्री होकर यहां रहा, अलाउद्दीन आएगा मैं देख लूंगा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान को एक पत्र लिखता है, पत्र व्यवहार करता है, व्हाट्सएप मैसेज करता है कि या तो तू उन दोनों को मुझे सौंप दे, किनको, मीर मोहम्मद शाह और के हेब्रू को, और अगर नहीं सौंप रहा है तो उन दोनों को मार दे। ठीक है ना, तो अलाउद्दीन हमीरदेव वापस लिखता है कि मैं राजपूत हूं और मेरे यहां पर परंपरा है कि शरणागत की रक्षा करना, न कि उनको मारना। ना तो मैं उनको तेरे को सौंपूंगा और ना ही मैं उनको मारूंगा, तेरे जो होना है वो कर लेना, आ जाना। ठीक है, फिर देखते हैं, देखो, हमीरदेव लौटाने से मना कर देता है। हमीर हट के अनुसार, ठीक है ना, हमीर हट ग्रंथ के अनुसार जो ये मीर मोहम्मद शाह होता है, इसका ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम होती है जिसका नाम होता है चिमना, उसके साथ में प्रेम संबंध चालू हो जाता है और ये दोनों मिलकर अलाउद्दीन के खिलाफ अलाउद्दीन को मारने की साजिश करते हैं। परंतु इस साजिश का अलाउद्दीन को पता चल जाता है। तो आप भी सोचो उस बंदे पर क्या गुजरी होगी कि मेरा सेनापति मेरी बीवी के साथ प्यार करके और मुझे ही मारने का प्लान कर रहा है, बैठेगी नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस बात से क्रुद्ध हो जाता है। ये तत्कालीन कारणों के अंदर आएंगे। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो संघर्ष के कारण, पहले ही पहला संघर्ष का कारण क्या है, ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग का व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। रणथंभौर दुर्ग जो है ध्यान रखना, सामरिक दृष्टि से बहुत उसका महत्वपूर्ण स्थान था। रणथंभौर दुर्ग व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। दूसरा, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तीसरा तत्कालीन कारण कि हमीरदेव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह और एक के हेब्रू दोनों को शरण दे देना। ठीक है ना। चौथा, रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व होना और अलाउद्दीन खिलजी का टैक्स देने से मना करना। पांचवा कारण अपन लिख सकते हैं, चाचा की हार का बदला।
अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना, इसके चाचा कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। वो इस किले पर 2 बार आक्रमण करते हैं, 2 बार विफल हो जाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी सोचता है मैं मेरी चाचा की हार का भी बदला लूंगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये थे संघर्ष के प्रमुख कारण। चलते हैं आगे की स्लाइड में। अब देखना, अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी के लिए स्वयं उपस्थित होता है 1301 के अंदर। ठीक है, उससे पहले की थोड़ी घटनाओं को पढ़ लेते हैं कि उससे पहले क्या क्या घटनाएं होती है, तो उसको थोड़ा अपन देख लेते हैं। आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना चैनल जो है वो आगे हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगी जानकारी। तो उससे पहले की अपन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी आता है, उससे पहले की अपन जानकारी देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब आता है अलाउद्दीन खिलजी के, ध्यान रखना, 3 सेनापति होते हैं। ठीक है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी, इससे पहले की बात कर रहे हैं अपन, 1300 के आसपास की बात कर, 1299 के आसपास की बात कर रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के, ध्यान रखना, 3 सेनापति होते हैं, उलुग खां, नुसरत खां और अल्पे खां। उलुग खां, नुसरत खां और अल्पे खां, ये तीनों आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके झाइन दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है ना, इधर हमीरदेव के सेनापति होते हैं, ध्यान रखना, 2, धर्मपाल और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह 2 सेनापति होते हैं। इधर तो ये हो गए अलाउद्दीन के, यानी एक एक के सेनापति। इधर अपन लिख देते हैं, ध्यान रखना, हमीर के सेनापति, HC, हमीरदेव चौहान के सेनापति। ठीक है ना, तो हमीरदेव के होते हैं धर्म सिंह और एक होता है आपके भीम सिंह। जब पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी करता है, 1299 के आसपास की बात है, आक्रमण करता है, तो इन 3 सेनापतियों को भेजता है। ये 3 सेनापति झाइन दुर्ग के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं और झाइन दुर्ग पर अधिकार करके, ध्यान रखना, वहां पे लूटपाट मचाते हैं। तब ये हमीरदेव इनको भेजता है, सेनापतियों को, ये सेनापति भेज के वहां से खिलजियों की सेना को वहां से भगा देते हैं, वहां से मुसलमानों को भगा देते हैं। और भगाने के बाद में जब ये सेना वापस लौट रही होती है लूटपाट का सामान लेके, धर्म सिंह आगे चल रहा होता है, भीम सिंह पीछे होता है, तो खिलजियों की सेना में से किसी एक सैनिक ने, ध्यान रखना, भीम सिंह पर पीछे से वार करते हैं और भीम सिंह की वहां पर मृत्यु हो जाती है। परंतु एक सेनापति खोकर भी हमीरदेव की इस युद्ध में जीत हो जाती है और सेना वापस, ये सेना चली जाती है दिल्ली की तरफ में। दोबारा फिर आक्रमण करते हैं 1300 के अंदर। ठीक है ना, ध्यान रखना, वापिस मैं अब की बार में इनको मिटा देता हूं। दोबारा आक्रमण करते हैं 1300 में। 1301 के अंदर आक्रमण करते हैं। फिर 2 सेनापति होते हैं, ध्यान रखना, इस बार कौन नहीं आता है? अल्पे खां नहीं होता है। अल्पे खां इस बार नहीं होता है। 2 सेनापति आते हैं, उलुग खां और नुसरत खां। अंदर की तरफ में, ध्यान रखना, हमीरदेव चौहान होता है और ये भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है दूसरे आक्रमण में। धर्म सिंह और भीम सिंह, धर्म सिंह और, ध्यान रखना, आगे का सेनापति होता है आपके धर्म सिंह और खुद हमीरदेव चौहान। अब ये किले की घेराबंदी करते हैं, किले के अंदर से तोपों के गोले आते हैं, बाहर से भी तोपों के गोले जाते हैं किला तोड़ने के लिए। उस ध्यान रखना, लड़ाई के अंदर नुसरत खां की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नुसरत खां भी क्या हो जाता है? मर जाता है। अब बचता है पीछे खाली उलुग खां। ये 4 खां थे, 4 खान में से 3 खान यहाँ काम आ गए। अब ये बचता है खाली उलुग खां। उलुग खां लिखता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को लेटर लिखता है कि अब भाई क्या कर रहा है तू दिल्ली में बैठा बैठा, नुसरत खां भी मारा गया है, अगर अब नहीं आया तो चाचा की तरह, जैसे चाचा ने घेरा तोड़ के छोड़ के जाना पड़ा था, मुझे भी घेरा छोड़ के आना पड़ेगा, वो भी हाथा जोड़ी करके, चप्पल हाथ में लेके यहाँ से भागना पड़ेगा।
तब अलाउद्दीन खिलजी 1301 के अंदर स्वयं उपस्थित होता है और उपस्थित होने के बाद में थोड़ा घेरा रखता है, 9 महीने 16 दिन तक घेरा रखता है। अलाउद्दीन खिलजी समझ जाता है कि इस किले को जीतना अब हमारे बस की बात नहीं है। तब वो हमीर को संधि के लिए बुलाता है और संधि के लिए हमीर देव के एक सेनापति जाते हैं, 2 सेनापति, ध्यान रखना ये दोनों सेनापति जाते हैं, ठीक है। दोनों सेनापति जाते हैं, संधि के बहाने जाते हैं, मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी इनको लालच देता है रणथंभौर का शासक बनाने का और ये दोनों कर देते हैं हमीर देव के साथ में धोखा। तब धोखा करते हैं, मिल जाते हैं उसके साथ में। अब इनकी मीटिंग होती है, अलाउद्दीन पूछता है इनको कि किले के क्या हालचाल है, किले के अंदर कितना अग्रसर है, कितना पानी है। तब ये बताता है, ध्यान रखना, रतिपाल और सुरजन शाह जो अन्न भंडार रक्षक था वो बताता है कि किले के अंदर इतना अनाज है कि आप 10 साल भी अगर घेरा रखोगे तो भी किले के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और 10 साल तक पानी में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब ध्यान रखना, उलुग खां सजेशन देता है, ठीक है ना, एक सजेशन देखा कि अंदर ज्यादातर पब्लिक जो हिंदू पब्लिक है, आप एक काम करो, अन्न भंडार और जल के अंदर गाय का खून मिला दो और अन्न भंडार के अंदर गायों की हड्डियां फेंक दो। तब अपने आप जब अन्न और जल नहीं रहेगा तब अपने आप किला खोल के बाहर आना पड़ेगा हमीर देव चौहान को। तो ये क्या करता है, ये दोनों जो है वो ध्यान रखना, किले के अंदर जो रसद था उसके अंदर गायों की हड्डियां फेंक देते हैं और जल के अंदर गाय का खून मिला देते हैं। तब हमीर देव चौहान की जो पब्लिक थी, जो किले के अंदर जो लोग थे, बेचारों के पास थोड़ा बहुत अनाज घर के अंदर था, उस अनाज से कितना टाइम चला है। कंडीशन ये हो गई थी कि अमीर खुसरो लिखता है कि रणथंभौर की ये हालत हो गई थी कि 2 कण सोने के बदले 1 कण अनाज नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, ये कंडीशन हो गई थी। फिर ध्यान रखना, होता है साका, कब होता है, 11 जुलाई 1301 के अंदर होता है रणथंभौर का प्रथम साका, जो महारानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है, राजकुमारी देवल द्वारा किया जाता है जल जौहर, ठीक है ना। अलाउद्दीन द्वारा रतिपाल को और रणवल दोनों की मार दिया जाता है कि तुम मेरे ही नहीं हो सके तो उनके क्या होगे। और अमीर खुसरो लिखता है, क्या लिखता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जो अंदर जो सेनापति था, ध्यान रखना, मीर मोहम्मद साहब जो मंगोल सेनापति था अंदर, वो उसको अलाउद्दीन खिलजी कहता है, क्या कहता है, यदि तुम्हें उपचार से ठीक कर दिया जाए तो तुम्हारा हमारे प्रति कैसा व्यवहार होगा। कौन पूछता है, अलाउद्दीन खिलजी पूछता है, किसको, मीर मोहम्मद शाह को। तो मीर मोहम्मद शाह क्या कहता है कि सबसे पहले तो मैं हमीर के पुत्र को गद्दी पर बिठाऊंगा, उसके बाद मैं तेरा वध कर दूंगा। ये वाक्य सुनकर वो अलाउद्दीन खिलजी जो है मीर मोहम्मद शाह को भी मार देता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। ये ध्यान रखना कि हमीर देव ने अपने पिता जत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी जो है रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लेता है और अपने सेनापति उलुग खां को वहां का प्रशासक बना देता है। अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। और ध्यान रखना, हमीर देव चौहान के बारे में कहा जाता है, उनकी हट के बारे में कहा जाता है कि सिंह समन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहा जाता है हमीर देव चौहान की हट के बारे में कि सिंह समन, सिंह साल में एक बार ही संसर्ग करता है, सतपुरुष वचन, सतपुरुष भी एक बार वचन बोलते हैं, साधु भी एक बार कोई अच्छी बात बताते हैं, केले के वृक्ष पर एक बार फल लगता है, राजस्थानी स्त्री के अगर एक बार तेल चढ़ जाए यानी शादी की वेदी पर वो बैठ जाए, उसके बाद दोबारा शादी नहीं होती। उसी प्रकार हमीर का जो हट है, अगर एक बार हमीर ने हट कर लिया तो उस हट को कोई मिटा नहीं सकता। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। आज हमने पढ़ा, ध्यान रखना, रणथंभौर के इतिहास के बारे में, रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। उसके अंदर हमने फाउंडर ऑफ रणथंभौर चौहान डायनेस्टी गोविंदराज चौहान के बारे में पढ़ा। फिर वल्लभ देव प्रहलाद वीर नारायण जिसने इल्तुतमिश के खिलाफ युद्ध किया था उसके बारे में पढ़ा। फिर बाणभट्ट जिसने रजिया सुल्तान से युद्ध किया था उसके बारे में पढ़ा। फिर जेतर सिंह के बारे में पढ़ा और फिर हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ा, जिसको हम राजपुताने में रणथंभौर के सबसे प्रतापी शासकों में से एक शासक मान सकते हैं, जिन्होंने अपने शरणागत वत्सल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ठीक है ना, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, खाते पीते रहिए और अपने घर के अंदर आनंद से रहिए। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए और एग्जाम की तैयारी, जो 12th के बच्चे हैं वो अभी से एग्जाम की तैयारी करनी स्टार्ट कर दें, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम है, छोटे लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो बड़े लेवल के एग्जाम हो। अगर अभी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी तो आगे जाकर आपको इन छोटी छोटी बातों को, इन छोटी छोटी चीजों को वापस पढ़ने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।